दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख रहे थे और इसी स्क्रीन पे हमने खत्म किया था और यहां पे हमने स्मॉल लेंथ डीएल कैलकुलेट की थी और मैंने बताया था ये डीएल भी बड़ी कमाल की चीज होती है। इस डीएल से स्मॉल सरफेस एरिया लिख सकते हो, स्मॉल वॉल्यूम लिख सकते हो आप, ठीक है, डीवी लिख सकते हो, स्मॉल वॉल्यूम। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, जरा देखिए दोस्तों इसका क्या यूज है। इसका यूज करना अब आपको सिखाता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन में लेके जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में लेके जाऊंगा और देखते हैं कि इसका क्या यूज है। देखिए दोस्तों इसका क्या यूज है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का आपको कोई सरफेस दे दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसा कोई सरफेस दिया हुआ आपको, ध्यान से देखिए भाई, इस तरह का कोई सरफेस दे रखा है। मैं इसको हटा देता हूं पीछे से, ठीक है। ये कोई सिलेंडर का पार्ट है, ठीक है, ये कोई सिलेंडर का पार्ट है और आपको इस तरह का ये सरफेस दे रखा है। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि असल में किस तरह का सरफेस होगा। मतलब आप सोचिए अगर मैं इस सिलेंडर को दो एक्सिस के बीच कट कर दूं, एक ऐसे एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, तो जो स्लाइस आएगी वो स्लाइस मैंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्लाइस आपको दे रखी है, सोचिए। और मुझे क्या करना है, मुझे इस स्लाइस का ये वाला एरिया निकालना है कि ये वाला एरिया क्या आएगा। मुझे बताना है ये वाला एरिया क्या होगा, ठीक है। इस स्लाइस पे जो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया आएगा वो क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस का जो एरिया है वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो और दूसरा ऊपर वाला जो एरिया है वो भी मुझे निकालना है भाई, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकाले, और ऐसे नीचे वाला एरिया भी निकालना है। तो ये कैसे देखें दोस्तों, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन एरियाज को कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमारे पास स्मॉल सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये कर्व्ड वाला जो एरिया है, तो इसके ऊपर आप कोई भी स्मॉल सरफेस एरिया ले लो। तो आप बताओ, मैं डीएल लिख लेता हूं पहले। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएल क्या होता है, डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप, आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। बोलिए दोस्तों, यही होता है भाई मेरा डीएल। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे आर तो कांस्टेंट है, आर तो बदल नहीं रहा। बाहर वाले सरफेस एरिया पे रेडियस तो कांस्टेंट है। जब आप यहां से यहां पे चलोगे, किन्हीं भी दो पॉइंट पे भी मूव करोगे, उन दोनों पॉइंट पे आर की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब अगर मुझे इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे डीए लिखना हो तो इसको मत लिखो, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आर डी फाई डी जेड। ये आ गया, ये मेरा स्मॉल सरफेस एरिया आ गया। अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया निकालना है, सिर्फ इतने वाले हिस्से का, सिर्फ इतने वाले हिस्से का टोटल एरिया। तो इसकी हाइट मैं 2 मीटर मान लेता हूं और फाई आप जानते हो कि यहां पे फाई 0 डिग्री होता है और यहां पे फाई जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है भाई। तो एक्स और वाई के बीच में जो एंगल होगा फाई, फाई हमेशा एक्स से मेजर किया जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और 90 तक जा रहे हो आप। तो आप बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। स्मॉल सरफेस का एरिया ना ये, तो ऐसे ऐसे स्मॉल बड़े सारे हैं, इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल सरफेस एरिया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड़े सारे स्मॉल सरफेस। तो हम सबको ऐड तो नहीं कर सकते कि ये कॉन्टिन्यूटी में है सारे के सारे एरियाज, तो इसलिए इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए अब यहां पे फाई और जेड दोनों के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और आर की वैल्यू मेरे पास फिक्स दे रखी है इस सरफेस पे। आर आपको दे रखा है 1 मीटर, जो कर्व्ड सरफेस दे रखा है इसकी रेडियस दे रखी है मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट मेरा 1 पे है, तो इसका मतलब रेडियस मेरी 1 मीटर है भाई। तो आप आर की वैल्यू 1 पुट कर दो और फाई और जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो फाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से लेकर π/2 तक रेडियन में, और z कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से लेकर 2 तक। और r की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे, r को 1 पुट कर दोगे। तो r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये बनेगा डी फाई डी जेड, ठीक है। और फाई 0 से π/2 और z जो है वो है मेरा 0 से लेकर 2 तक।
तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो पाई बाय 2 आएगा, फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो पाई बाय 2 आएगा, और जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा 2, सिंपल 2 आएगा। हाइट मेरी 2 है ना भाई, तो जेड में मेरा 2 आएगा। तो बताओ इसका एरिया क्या बन जाएगा, इसका सरफेस एरिया बनेगा पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपने सब मीटर में ले रखे हैं। तो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया बनेगा दोस्तों दैट इज पाई मीटर स्क्वायर। अब आइए अगर मैं बोलता ऊपर वाले सरफेस पे बताओ जी, ऊपर वाले सरफेस का, इस सरफेस का क्या एरिया बनेगा, ये वाले का, जो सिर्फ ऊपर, क्योंकि जो ऊपर वाले का होगा वही नीचे वाले का भी आएगा। तो अगर मैं बोलूं ऊपर वाले सरफेस का क्या एरिया आएगा, तो ऊपर वाले के लिए देखो क्या चीज कांस्टेंट है ऊपर वाले सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे z नहीं बदल रहा। यहां पे अगर आप देखोगे तो z जो है वो कांस्टेंट है, उसका सरफेस जो है फ्लैट है ना, तो z की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप z को मत लो बस, ठीक है, आप इसको छोड़ दो। तो आपका जो स्मॉल सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, r dr d फाई, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर दो, एक विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट होगा और एक विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि dr एंड d फाई है ना, तो r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और एक फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। r कहां से कहां तक बदल रहा है, r मेरा 0 to 1 बदल रहा है, ठीक है, और फाई कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, ठीक है भाई, 0 से पाई बाय 2 तक। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या बनेगा बताओ, r स्क्वायर बाई 2, r का तो इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इसमें लिमिट पुट कर दो 0 से 1, और d फाई को इंटीग्रेट करोगे तो फाई आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, 1/2 इंटू पाई बाय 2, तो ये बन गया पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। तो ऊपर वाले सरफेस का एरिया आ गया पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर, नीचे वाले का भी क्या होगा, पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर ही होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का ये होगा, तो इसको डबल करूंगा ना तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों आ जाएंगे, और कर्व्ड सरफेस का आ गया। अब आइए साइड वाले सरफेस का, अगर मुझे साइड वाले सरफेस का एरिया निकालना हो, ये वाले सरफेस का अगर एरिया निकालना हो, तो आप बताओ इस पे क्या चीज नहीं बदल रही है, इस पे फाई नहीं बदल रहा है, इस सरफेस पे ध्यान से देखो, ये x और z में है, ये x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में है ये, तो इसका मतलब इस पे क्या नहीं बदल रहा है बताओ, इस पे मेरा फाई नहीं बदल रहा, तो इसको छोड़ दीजिए बस। और आप बताओ यहां पे जो स्मॉल सरफेस एरिया लिखोगे dA, दैट विल बी इक्वल टू dr, ये आगे वाला आ गया, इनटू dz, dr dz आ गया, इसके ऊपर स्मॉल सरफेस एरिया, और इंटीग्रेट कर दो तो आप बताओ r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा z के रेस्पेक्ट में। r कहां से कहां तक है, 0 to 1, और z कहां से कहां तक है बताओ, 0 से लेकर 2 तक, हाइट मेरी 0 से लेकर 2 तक है। तो dr का इंटीग्रेशन r बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 आ जाएगा, dz का इंटीग्रेशन z बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एरिया आ गया 2 मीटर स्क्वायर, ये जो सरफेस है इसका एरिया आ गया 2 मीटर स्क्वायर, और इसका पिछली जो साइड आएगी वो भी 2 मीटर स्क्वायर बनेगी। तो अगर मैं टोटल सरफेस का एरिया पूछूं आपसे, तो इधर का 2, पिछला भी 2, तो 4 तो ये हो गया, प्लस ऊपर वाले का एरिया पाई बाय 4, नीचे वाले का एरिया भी पाई बाय 4, दोनों को करोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस ये कर्व्ड सरफेस बनेगा पाई। तो इतना मीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका, इस शेप का टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो। तो देखिए ध्यान से कि कैसे हमने इसका यूज किया है और कैसे हमने इसका सरफेस एरिया निकाला है। डीएल कितनी बड़ी हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो डीएल लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ऐसे ही अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना होता तो मैं क्या करता, वॉल्यूम, इसका अगर पूरे का वॉल्यूम निकालना है तो पहले डीवी निकालो। डीवी क्या बनेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, आर डी फाई डी जेड, ये बन गया डीवी, स्मॉल वॉल्यूम। अगर मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो 3 वेरिएबल है अब यहाँ पे, ठीक है, एक डी आर, एक डी जेड, एक डी फाई। इसका मतलब आर के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। आर क्या है बताओ, 0 to 1, फाई बोलिए, फाई है 0 से लेके पाई बाय 2 तक, और जेड मेरा 0 से लेके 2 तक। तो सबसे पहले तो आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1/2। फिर आ जाओ फाई के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में सीधा सीधा पाई बाय 2 आ जाएगा, और फिर आ जाओ जेड के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में सीधा सीधा 2 आ जाएगा। तो कट गया यहां से, तो क्या बनेगा, पाई बाय 2 आंसर आएगा भाई, ठीक है, आंसर इज पाई बाय 2। पाई बाय 2 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए स्मॉल वॉल्यूम निकालना, और फिर टोटल वॉल्यूम आप उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, और चलिए अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे था मेरे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब आगे चल के हम लाइन इंटीग्रल सीखेंगे। एक अलग चीज होती है वो लाइन इंटीग्रल।
अब ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखें इस डीएल का कितना खतरनाक यूज होगा। आगे चल के कुछ ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, तो उनमें देखिए डीएल का कितना खासा यूज होने वाला है। स्मॉल लेंथ जो आपने लिखी है डीएल, इसका बड़ा खतरनाक यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये डीएल जो है ये बहुत सारी जगह पे यूज होगी, और सच बताऊं तो खासकर जब आप कंजर्वेटिव फोर्स निकालते हो कि फोर्स मेरा बताओ कंजर्वेटिव है कि नहीं है। अब ये क्या होता है कंजर्वेटिव का मीनिंग आगे चल के हम देखेंगे, तो वहां पे डीएल बड़ा सिग्निफिकेंस दिखाएगा, डीएल का रोल बड़ा बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव चेक करने के लिए, ठीक है। कोई भी फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है कि नहीं है, ठीक है, तो वो चीज देखने के लिए डीएल का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा डीएल अपना, तो इसलिए डीएल को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये थोड़ा सा रिलेटिवली सिलेंड्रिकल से मुश्किल है, बट अगर आप बिट बाय बिट समझते चले जाओगे तो मुश्किल दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। हर चीज को स्टेप वाइज समझते जाइए, आपको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको समझते हैं दोस्तों। अब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसमें भी 3 डायरेक्शन होती हैं दोस्तों। जैसे आपने बताया कार्टेशियन में 3 डायरेक्शन थी, ठीक है, और अपने आप में ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम था कार्टेशियन। जरा देखिए, इसको आई कैप ले लो, ये मेरा जे कैप है, ये के कैप है, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और तीनों की लेंथ भी मेरी 1 1 है, तो ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। फिर हमने देखा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 डायरेक्शन थी। चलो मैं स्फीयर पे दिखा देता हूं, तो जरा देखिए, ये मान लीजिए सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, माफ कीजिएगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये रेडियल डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन मेरी फाई कैप डायरेक्शन थी, और ये था मेरा जेड कैप। तो यहां पे 3 डायरेक्शन थी, आर कैप, फाई कैप, जेड कैप। यहां पे क्या था बताओ, यहां पे था आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां पे 3 डायरेक्शन ये थी, यहां पे 3 डायरेक्शन ये है। अब एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये भी ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों डायरेक्शंस। अब आते हैं एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, अगर सोचिए, अगेन आपका दोस्त जो है वो शिमला में बैठा हुआ है, जहां से हमने पिछला शुरू किया था वहीं पे चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरे पास हेमीस्फीयर है, आप इसको स्फीयर का पार्ट, हेमीस्फीयर स्फीयर का ही आधा हिस्सा होता है, तो आप उसको पूरा स्फीयर भी बना सकते हो, ठीक है। चलो मैंने हेमीस्फीयर बनाया है, ठीक है, मेरे पास इवन स्फीयर है भी, तो आपको अगर मैं दिखाऊं तो मैं जरा इसको खोल लेता हूं, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, ये मेरे पास हेमीस्फीयर है, ठीक है, आप देख सकते हो, और इस हेमीस्फीयर पे एक पॉइंट है मेरा P, ठीक है। तो मैं बार बार इसका इस्तेमाल करूंगा भाई, ठीक है ना। यहां पे आपका दोस्त बैठा हुआ है शिमला में, आपका दोस्त है यहां पे इस जगह पे, और आप हो चंडीगढ़ में, और आप उससे फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, आप उस पे फोन पे बात कर रहे हो उससे, और उसको समझा रहे हो कि भाई तुम्हें इस P पॉइंट पे कैसे पहुंचना है। यहां पे कोई P पॉइंट है, ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर कोई P पॉइंट लाई कर रहा है, और वो बंदा ओरिजिन पे बैठा हुआ है, इसके बिल्कुल मिडिल वाले नीचे वाले पॉइंट पे बैठा हुआ है यहां पे, और ये पॉइंट दोनों को पता है। आपका दोस्त तो खैर यहीं पे रुका ही हुआ है, और आपको भी पता है इस पॉइंट के बारे में। आपको अपने दोस्त को इस P पॉइंट पे पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा गहराई से समझिएगा, जो आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था उसमें जो रेडियस मेजर होती थी वो जेड एक्सिस से मेजर होती थी, क्योंकि जेड एक्सिस से कितना अवे जा रहे हो वो रेडियल डायरेक्शन होती थी। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रेडियस मेजर होगी वो ओरिजिन से मेजर होगी, यहां से, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्फीयर का जो सेंटर होता है वहां से रेडियस देखी जाती है। सिलेंडर में जेड एक्सिस से देखी जाती है, जेड एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है। लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर से देखी जाती है, इसलिए उस चीज को ध्यान से समझे भाई, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये पॉइंट मान लीजिए मेरे पास P पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट पे अपने दोस्त को पहुंचाना है, तो मैं क्या क्या उसको बताऊंगा कि भाई तुम ऐसे ऐसे चलो तो वहां पे पहुंच जाओगे। सबसे पहले आप बताओगे रेडियस, तो सबसे पहली चीज क्या है बताओ, रेडियस।
सबसे पहले आप बताओगे कि रेडियस बता रखी है भाई, लेकिन रेडियस इस बार जेड एक्सिस से नहीं मेजर हो रही है, इस बार रेडियस सेंटर से अवे है, ठीक है। तो रेडियस बोलोगे भाई आर रेडियस आपको चलना है, ठीक है। तो अब वो बोलेगा आर रेडियस यार हर तरफ जा सकता हूं ना मैं। सोचे वो इस सेंटर पे बैठा हुआ था, यहां पे इसके बिल्कुल मिडिल, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे, तो अब वो आर रेडियस तो किधर भी चल सकता है ना, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ चलेगा। तो इस पूरे सरफेस पे कहीं पे भी पहुंच सकता है वो आर रेडियस से, तो बट एग्जैक्टली पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एग्जैक्टली पॉइंट पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ही कम है भाई, ठीक है। आर रेडियस सेंटर से अगर अवे जाना है तो किधर भी जा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर भी, नीचे भी, ठीक है, ऐसे ऐसे किधर भी जा सकता है, हर तरफ उसके पास चॉइसेस है। तो अकेला आर रेडियस बताने से बात बनेगी नहीं। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा भाई आर रेडियस तो तुमको चलना है। वो बोलेगा किधर चलूं भाई मैं, तो बोलेगा यार बताएंगे अभी किधर चलना है, बट तुम्हें आर रेडियस तो चलना है। पहला पॉइंट तो ये बताया आपने। दूसरा पॉइंट, अब जरा देखो ये जो पॉइंट है ये कौन से ग्रेट सर्कल पे लाई कर रहा है। ग्रेट सर्कल क्या होता है पहले ये समझिए। ग्रेट सर्कल वो सर्कल होता है स्फीयर के ऊपर जिसकी रेडियस बड़ी से बड़ी पॉसिबल है, जो इसको इक्वल दो हाफ में कट कर दे, उसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल। जैसे कि देखो ये ग्रेट सर्कल है, अगर आप यहां से कट करोगे तो ये इक्वल दो हाफ में कट हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रेट सर्कल बोला जाता है। इसलिए इसको ग्रेट, ऐसे इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल हो सकते हैं भाई। आपका ये भी तो एक ग्रेट सर्कल है, ऐसे कट कर दो, इसको ऐसे कट कर दो, बिल्कुल मिडिल से कट होना चाहिए, बड़ी से बड़ी रेडियस वाला कट लगाना है आपको। हाँ, अगर छोटी रेडियस का कट लगाते हो, सिर्फ स्लाइस कट कर रहे हो इसकी, तो ग्रेट सर्कल नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। जैसे कोई एप्पल है, आप उसकी ऊपर से स्लाइस कट करते हो, प्याज की जैसे स्लाइस कट करते हो ऊपर से, तो प्याज की जो स्लाइस होती है वो ग्रेट सर्कल पे थोड़ा कट हुआ है, वो समझ रहे हो। तो ग्रेट सर्कल का मतलब वो सर्कल जिसकी रेडियस बड़ी से बड़ी पॉसिबल है इस स्फीयर के ऊपर, उसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल। तो पहला तो आपने बता दिया रेडियस के बारे में कि भाई इतनी रेडियस पे आपको चलना है, इतनी रेडियस बाहर की तरफ चलना है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आइए दूसरा पॉइंट, वो बोलेगा यार इतनी रेडियस तो मैं किधर भी जा सकता हूं, ठीक है। अगला पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो ये ग्रेट सर्कल है जिसपे पी पॉइंट लाई कर रहा है, ये फाई एंगल पे है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो यहां पे जरा देखिए, ये आपकी तरफ एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो ग्रेट सर्कल है, ये जिसपे पॉइंट लाई कर रहा है, ये ग्रेट सर्कल ऐसे है भाई। मैं इसको जरा ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये वाला ग्रेट सर्कल है, इधर वाला, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मैं इसको कट कर रहा हूं, इस पे एक लाइन लगा रहा हूं ऐसे, ठीक है भाई। हाँ जी, जरा देखिए दोस्तों, ये लो भाई, तो ये मैंने एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ। आपको अपने दोस्त को बताना पड़ेगा कि जो पी पॉइंट है वो इस ग्रेट सर्कल पे लाई कर रहा है, और ये जो ग्रेट सर्कल है इसकी जो प्लेन बनेगी इस ग्रेट सर्कल की, जिस प्लेन में ग्रेट सर्कल लाई कर रहा है, वो प्लेन एक्स एक्सिस से फाई एंगल इधर है, एक्स एक्सिस से फाई एंगल इधर है। इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि जनाब, क्योंकि आप ओरिजिन पे बैठे हो, क्योंकि आप यहां पे बैठे हो, आपको क्या करना है, आपको यहां से फाई एंगल घूमना है, सो दैट आप इस ग्रेट सर्कल पे आ जाओ, इस ग्रेट सर्कल की प्लेन में आ जाओ। तो इसका मतलब अगला क्या बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि ये जो ग्रेट सर्कल है, ये जो ग्रेट सर्कल है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल। इसकी जो प्लेन है वो फाई एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब आपको फाई बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। आपको ये फाई बताना पड़ेगा कि कितने एंगल पे जो ग्रेट सर्कल है वो कितने एंगल पे है, वो फाई आपको बताना पड़ेगा। सही है, बहुत बढ़िया, फाई आपने बता दिया। अब आपको, आपके दोस्त को पता है कि अब आपको रेडियस चलना है और फाई एंगल पे चलना है, तो क्या करेगा, वो आपका फाई एंगल पे आर रेडियस चलना शुरू कर देगा। दूसरा जो है वो आपने बताया फाई, कि जो ग्रेट सर्कल है, जो जिस प्लेन में वो ग्रेट सर्कल लाई कर रहा है, और उस ग्रेट सर्कल पे ही पॉइंट लाई कर रहा है मेरा, उसी ग्रेट सर्कल पे मेरा पी पॉइंट भी लाई कर रहा है। तो जिस ग्रेट सर्कल पे पी पॉइंट लाई कर रहा है, वो जो ग्रेट सर्कल की प्लेन है वो एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे है, एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे आपने बता दिया। अगला क्या चीज बतानी पड़ेगी, अब आपको एक और चीज बतानी पड़ेगी आपको अपने दोस्त को, ठीक है। अभी वो अगर चलेगा भी तो ज्यादा यहां तक पहुंच सकता है, वो आर रेडियस चलेगा और यहां तक पहुंच जाएगा फाई एंगल पे। प्रॉब्लम यह है मुझे यहां तक चलाना है भाई। अब आपको एक और चीज बतानी पड़ेगी आपको, और वो क्या बताना पड़ेगा, वो आपको बताना पड़ेगा कि जनाब जहां पे आप पहुंचे हुए वो कहां पहुंच चुका है, वो यहां पे पहुंच चुका है दोस्तों। अब आपको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी रेडियस को कांस्टेंट रखो, उधर पहुंच चुका है पी पॉइंट पे, तुम्हारी रेडियस को कांस्टेंट रखो, फाई को भी कांस्टेंट रखो, फाई भी एक्स के साथ यही एंगल होना चाहिए।
बस तुम अब z के साथ ऊपर उठना शुरू करो, उसी रेडियस पे, अब इस सर्कल में, ग्रेट सर्कल पे चलना, ऊपर की तरफ उठना शुरू करो, इस सर्कल पे ऐसे मूव करना स्टार्ट करो, इस सर्कल पे ऐसे चलना स्टार्ट करो और ऐसे पॉइंट पे पहुंचो जो पॉइंट की लाइन ओरिजिन से थीटा एंगल बना रही हो। क्योंकि अगर ये ऊपर उठेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, तो इसका एंगल जो है वो जो z एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस है, उसके साथ एंगल बदलेगा ना, ये वाला एंगल बदलेगा ना, जैसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे एंगल बदलता जाएगा। तो इसको एंगल भी बताना पड़ेगा ना कि कितने एंगल पे रुकना है उसको। उस पॉइंट पे रुक जाओ जहां पे आपका जो एंगल है z एक्सिस के साथ वो क्या बन जाए, थीटा। इसका मतलब एक और चीज बतानी पड़ेगी आपको, थीटा। ये 3 चीज बतानी पड़ेंगी आपको, तब जाके आप इस P पॉइंट को, मतलब इस अपने दोस्त को इस P पॉइंट पे पहुंचा सकते हो। तो इस बार क्या बनेगा, एक रेडियस बतानी पड़ेगी, एक फाई बताना पड़ेगा, एक थीटा बताना पड़ेगा। तो जब भी कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उनमें 3 चीजें हमें बताई जाएंगी, हम 3 चीजों को बताएंगे। अब अगली बात है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। अगर पहले आप r बता रहे हो तो फिर अगला पॉइंट आपका थीटा होना चाहिए और लास्ट वाला पॉइंट फाई होना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, बताते हैं ऐसा क्यों। सीक्वेंस, जैसे जब आप कोई भी पॉइंट को कार्टेशियन में लिखते हो, ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पॉइंट y को, तीसरा पॉइंट z को। किसी भी पॉइंट को अगर आप सिलेंड्रिकल में लिखते हो तो पहला पॉइंट r को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा फाई को, तीसरा z को, हाइट को। ऐसे ही अगर आप किसी भी पॉइंट को अगर स्फेरिकल में दिखाओगे तो पहला पॉइंट जो है रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा थीटा को, तीसरा फाई को। अब ये ऑर्डर कैसे बना, इस ऑर्डर को कैसे देखोगे। ऑर्डर का तरीका मैंने बताया था, अगर पहला x है और दूसरा y लिख रहे हो तो x से y की तरफ हाथ घुमाओगे तो थंब जो है वो z की तरफ आना चाहिए। तो उसी से यहां से ऑर्डर निकला है, उसी कंसेप्ट से यहां पे भी ऑर्डर निकला है। उस ऑर्डर को समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन 3 डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। एक यहां पे रेडियल डायरेक्शन आएगी r कैप, एक फाई कैप डायरेक्शन आएगी और एक थीटा कैप डायरेक्शन आएगी। तो यहां पे डायरेक्शन भी 3 डायरेक्शन होंगी दोस्तों, एक r कैप डायरेक्शन होगी, एक फाई कैप डायरेक्शन होगी और एक थीटा कैप। अपने को ये देखना है ये तीनों डायरेक्शन किधर होंगी, कहां पे होंगी, कैसी होंगी ये तीनों डायरेक्शन। क्या ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है क्या ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। यूनिट वेक्टर दिखाया तो लेंथ तो खैर मेरी 1 ही है, इनकी लेंथ मेरी 1 है, बट आपको ये देखना है कि क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है, हमें ये चेक करना है दोस्तों। मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है या नहीं है, ये देखना है। अब ये कैसे देखें कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन तीनों डायरेक्शन को यहां पे दिखाते हैं। कैसे दिखाओगे तीनों डायरेक्शन को इस P पॉइंट पे, तो उसके लिए थोड़ा विजुअलाइज करते हैं पहले और फिर बोर्ड पे दिखाता हूं मैं, क्योंकि बोर्ड तो 2D में है और आप 3D स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हो तो इतना आसान नहीं है इस चीज को दिखाना। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 3D पे आपको दिखाऊं। तो सबसे पहला रेडियल डायरेक्शन, r कैप डायरेक्शन। अब r कैप डायरेक्शन सिलेंडर में तो आप z एक्सिस से अवे दिखाते थे, बाहर की तरफ चलोगे तो रेडियस बढ़ती थी, लेकिन स्फीयर में रेडियस कैसे बढ़ेगी बताओ जरा। आपको सेंटर से अवे जाना पड़ेगा, जो सेंटर पॉइंट है ना उससे अवे जाना पड़ेगा, तब डायरेक्शन जो है रेडियल बनेगी। तो जरा देखो इस P पॉइंट पे अगर मैं रेडियल डायरेक्शन दिखाऊं तो इधर की तरफ दिखाऊंगा भाई, अवे, बाहर की तरफ। ये मेरी कौन सी डायरेक्शन बनेगी बताओ, रेडियल डायरेक्शन बनेगी। इस तरफ मेरी रेडियल डायरेक्शन है, क्योंकि ओरिजिन जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर से बाहर की तरफ जो आएगी वो रेडियल डायरेक्शन आएगी दोस्तों। तो यहां पे रेडियल दिखाऊंगा तो ऐसे बनेगी रेडियल डायरेक्शन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। रेडियल तो आ गई। अब आइए फाई डायरेक्शन क्या आएगी। फाई का मतलब क्या होता है, जब आप फाई को बढ़ाते हो तो किस दिशा में चल रहे हो। सोचिए आप आर को कांस्टेंट कर दो, थीटा को भी कांस्टेंट कर दो, ना तो ये थीटा बदलना चाहिए जेड एक्सिस के साथ, ना ही इसकी रेडियस बदलनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ फाई को चेंज कर रहे हो। तो फाई को चेंज करोगे तो कैसे मूव होगा ये पॉइंट बताओ। सिर्फ और सिर्फ फाई बदलना चाहिए, जेड एक्सिस के साथ मेरा एंगल नहीं बदलना चाहिए। जरा देखिए जेड एक्सिस के साथ ये मेरा पी पॉइंट था, यहां पे आर डिस्टेंस अवे था, ये थीटा एंगल पे था, ये मेरा पी पॉइंट था, थीटा एंगल पे था जेड एक्सिस के साथ, और इधर से एक्स से कितने एंगल पे है, कौन सी प्लेन में है ये बताओ। वो प्लेन जो एक्स के साथ फाई एंगल बना रही है, उस प्लेन में पी पॉइंट लाई कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे थीटा को नहीं बदलना है, ये थीटा नहीं बदलना चाहिए, और ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो भी नहीं बदलनी चाहिए। ये दोनों सेम रहनी चाहिए, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए और ये एंगल सेम रहना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस पॉइंट को मुझे फाई बदलना है, तो फाई बदलना तो ऐसे मूव करना पड़ेगा ना यार। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, सोचिए अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, इस पॉइंट को यहां पे पकड़ के रखो, ओरिजिन वाले पॉइंट को, तो सो दैट मेरी रेडियस फिक्स रहे और मेरा एंगल भी फिक्स रखना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे इस तरफ ऐसे घूमूंगा मैं,
तो इसका मतलब अगर मेरा फाई बदल रहा है तो ये जो पी पॉइंट है इस सर्कल पे मूव कर रहा है, ऊपर वाले सर्कल पे, ऊपर वाले सर्कल पे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब अगर वही चीज अगर मैं आपको 3D में विजुलाइज करा के दिखाऊं, तो 3D में अगर मैं विजुलाइज कराऊंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा पी पॉइंट है, ये जो मेरा पी पॉइंट था, अब ये कैसे मूव करेगा अगर सिर्फ मैं फाई को वेरी करूंगा, तो फाई को वेरी करूंगा तो ये देखो इस सर्कल पे मूव करेगा। ये जो छोटा सर्कल है, जो स्लाइस जो है हमारी, इस सर्कल पे पी पॉइंट मेरा मूव करेगा। ठीक है, जरा गौर फरमाइए दोस्तों, इस सर्कल पे मेरा पी पॉइंट जो है ये मूव करेगा। अगर मैं क्या चेंज कर रहा हूं बताओ, अगर मैं फाई को चेंज कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सर्कल थोड़ा ठीक नहीं बना, तो मैं थोड़ा इसको ठीक बना देता हूं। ठीक है, हाँ जी, तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करके देखें। अगर विजुलाइजेशन आपका अच्छा है ना तो आप इसको बहुत प्यार से समझ जाओगे, नहीं तो फिर फॉर्मूले रट्टे मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, अब आपने क्या किया, आपने आर को फिक्स कर दिया, आपने थीटा को फिक्स कर दिया। तो ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको फिर से निकाल के दिखाऊं, बार बार निकालना पड़ेगा मुझे ये, ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकालते हैं। हाँ, जरा देखिए दोस्तों, इसकी यहां से जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो नीचे है, यहां पे जो पॉइंट है, यहां पे, उससे इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है, वो जो डिस्टेंस है वो आर है। तो मैं उस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए ऐसे घूम रहा हूं। ठीक है, सो दैट मेरी डिस्टेंस आर ही रहे और मेरा जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है इसका, वो भी मेरा उतना ही रहे। ठीक है, जेड एक्सिस के साथ एंगल भी उतना ही रहे। ठीक है, तो मैं ऐसे घूमूंगा अब। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं फाई को चेंज करूंगा तो मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूं। आर को चेंज कर रहा था तो ऐसे रेडियली बाहर आ रहा था, फाई को चेंज कर रहा हूं तो मैं टेंजेंशियल मूव कर रहा हूं, इस तरफ, इस तरफ टेंजेंशियल मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो डायरेक्शन है ये फाई कैप डायरेक्शन आएगी, टेंजेंशियल। ठीक है, ये डायरेक्शन, तो ये आर कैप थी बाहर की तरफ, ये क्या होगी इधर की तरफ, बताओ, इधर की तरफ मेरी फाई कैप होगी। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो आपको ऐसा नजर आएगा। और यहीं पे अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो आप जरा देखना, अगर मैं इसी के साथ इसका टॉप व्यू भी दिखाऊं तो देखो आप इस सर्कल पे मूव कर रहे हो भाई, इस सर्कल पे। अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं आपको इसका, तो टॉप व्यू देखोगे तो ये तो बड़ी रेडियस दिखेगी आपको एक, और उसके ऊपर जो पी पॉइंट है वो छोटे सर्कल पे है। ये मेरा एक्स कैप है, ये मेरा वाई कैप है। जो पी पॉइंट है वो मेरा यहां पे है दोस्तों, वो छोटे सर्कल पे है, वो छोटे सर्कल पे है, जिसकी रेडियस जो है वो थोड़ी छोटी है। वो देखेंगे क्या रेडियस आएगी, और रेडियस इसकी जेड एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जेड के अबाउट घूम रहा है ना, तो जेड एक्सिस से मेजर करेंगे, और फाई कैप डायरेक्शन ये बनेगी दोस्तों। तो अगर मैं यहां पे फाई कैप दिखाऊंगा तो ये इसके टेंजेंशियल दिखाना पड़ेगा मुझे, ये बनेगी फाई कैप डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन ये थी, ये थी रेडियल। अब आपको यहां से ये लग रहा है कि ये तो 90 नहीं है सर एंगल, क्योंकि आप 2D में देख रहे हो। आप 3D में देखो, अगर आप इसी चीज को 3D में देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये 90 कैसे है। रेडियल डायरेक्शन किधर थी, बाहर की तरफ। ये जो डायरेक्शन थी मेरी, ये रेडियल डायरेक्शन थी बाहर की तरफ, और जो फाई कैप डायरेक्शन है वो इसके टेंजेंशियल है। ध्यान से देखो, इस तरफ है टेंजेंशियल। तो अगर मैं तीनों को दिखाऊंगा ना, ऐसे दिखेगा आपको, घुमा के अगर मैं दिखाऊं आपको इस चीज को, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे आपको नजर आएगा। अगर आपके घर में कोई स्फीयर है तो आप उसको उठा लो, उससे ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपको। ठीक है, तो ये जो है ये रेडियल डायरेक्शन है, और इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन जो होगी वो फाई कैप डायरेक्शन होगी, फाई कैप। हालांकि यहां से एंगल 90 नहीं नजर आ रहा, बट आप जब 3D में देखते हो तब आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर होती है। ये आर कैप हो गया मेरा, बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन होगी, और उसके टेंजेंशियल ये होगा, ये मेरा टेंजेंशियल हुआ। तो दोनों के बीच एंगल को थोड़ा घुमा के देखोगे तो 90 नजर आएगा आपको, 90 है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। अब आइए थीटा कैप, थीटा कैप किधर आ गया, थीटा बढ़ाना है बस, ना मुझे रेडियस चेंज करनी है, ना मुझे एंगल चेंज करना है। एंगल नहीं चेंज होना, तो इसका मतलब आपका जो प्लेन है वो फिक्स हो गया, उसी प्लेन में आपको मूव करना है, और रेडियस भी फिक्स होगी। आपको रेडियस जो सेंटर से डिस्टेंस है वो भी आपकी फिक्स होगी, बट आपको थीटा को बढ़ाना है। तो थीटा बढ़ाओगे तो आप नीचे की तरफ आओगे। आप सोचिए, यहां पे अगर आप थीटा को इंक्रीज कर रहे हो तो आप नीचे की तरफ आ रहे हो। जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है, जो ये मेरी जेड एक्सिस थी, इसके साथ जो एंगल है इसका वो बढ़ना चाहिए, तो आप नीचे की तरफ आओगे। तो इसका मतलब जो थीटा कैप डायरेक्शन आएगी वो नीचे की तरफ आएगी दोस्तों, इसके टेंजेंशियल आएगी। जो ये ग्रेट सर्कल ड्रॉ किया ना मैंने, उसके टेंजेंशियल आएगी। ठीक है, ये बनेगा थीटा कैप। अब पता नहीं है आपको कितना समझ आया है। ठीक है, तो अगर मैं विजुलाइज करूं, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, क्या नाम है उसका, आयरन मैन। तो आयरन मैन में क्या करता है, वो विजुलाइज करने, वो एक ऐसे हाथ को ऐसे वो 3D में दिखा देता है ना उसको।
तो 3D व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो सोचिए यहां पे कोई पॉइंट था और यहां पे सेंटर है, ये कोई स्फीयर है, ऐसे समझ लो यहां पे कोई स्फीयर है, ठीक है, उस स्फीयर पे यहां पे कोई पॉइंट है P और ये मेरा सेंटर है। तो इस सेंटर से इधर की तरफ क्या बनेगी, R डायरेक्शन बनेगी, ये मेरी R डायरेक्शन होगी, ये मेरे कोनी जो है सेंटर पे है, ये R डायरेक्शन ये होगी। थीटा डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ, ऐसे जब मैं इसको फिक्स करते हुए ऐसे जाऊंगा ना तो ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ये थीटा डायरेक्शन होगी। और फाई डायरेक्शन किधर होगी बताओ जरा, ऐसे घूमूंगा तो फाई बनेगी, तो ये जो डायरेक्शन आएगी ये मेरी क्या हो जाएगी, फाई। अब देखो ये तीनों क्या है, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मेरी रेडियल डायरेक्शन थी, सॉरी ऐसे था ना, हाँ, ये मेरी रेडियल डायरेक्शन थी, ये मेरी थीटा डायरेक्शन है और ये मेरी फाई डायरेक्शन है। आर कैप, थीटा कैप एंड इस तरफ है फाई कैप जो टेंजेंशियल ऐसे घूम रही है, ये मेरी फाई कैप डायरेक्शन है, ठीक है। अब आई डोंट नो आप कैमरे में कितना प्रॉपर तरीके से इसको देख पा रहे हो, बट इस तरह से आपको देखना है ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये तीनों डायरेक्शन जो है ये हम दिखाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में आपको एक पिक्चर 3D वाली पिक्चर भी दिखाऊं मैं आपको, सो दैट आप इसको ना प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर सको, ठीक है। तो वो पिक्चर जो है आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, तो वो पिक्चर से आप इसको बेहतर विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने 3 डायरेक्शन बताई, अब इनका ऑर्डर क्या होगा, ये किस ऑर्डर में हमें रखनी है तीनों डायरेक्शंस। तो देखो दोस्तों, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूं, इस कोनी को सेंटर मान के चलो, ठीक है, ये मेरा सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला, और मान लो कि यहां पे कोई स्फीयर है, ये जो है रेड पेन ये आपको क्या दिखा रहा है, रेडियल डायरेक्शन, ये क्या दिखा रहा है बताओ, ये आपको दिखा रहा है थीटा डायरेक्शन, और इधर की तरफ क्या है बताओ, फाई डायरेक्शन। तीन ऐसे हैं। अब अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करो और आर कैप से फाई कैप की तरफ आओ और चेक करो कि थंब इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। आर कैप मेरा इधर है और फाई कैप मेरा इधर है। अगर आर कैप से फाई कैप की तरफ राइट हैंड को कर्ल करूंगा तो थंब मेरा इधर आएगा, आना चाहिए उल्टा। तो इसका मतलब आर के बाद फाई नहीं आएगा, आर के बाद क्या आएगा, थीटा आना चाहिए। तो देखो आर इधर है, थीटा मेरा इधर है भाई, नीचे की तरफ है थीटा, ठीक है, और फाई मेरा इधर है, ठीक है। अब जरा आर से थीटा की तरफ अपने हाथ को घुमाओ, आर से थीटा की तरफ अपने हाथ को घुमाओ, राइट हैंड को, जरा देखो थंब इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फाई की तरफ, बिल्कुल आ रहा है इस बार। आर इधर है, थीटा इधर है, आर से थीटा की तरफ घुमाओगे तो थंब जो है वो आपको फाई डायरेक्शन को दे देगा। इसका मतलब आर के बाद थीटा आएगा फिर फाई आएगा। तो एक प्रॉपर ऑर्डर जो है वो ये बनेगा दोस्तों, समझ आया। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा, आर थीटा एंड देन फाई, ठीक है, आर थीटा फाई, इस तरह से इसका ऑर्डर बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये किस्सा समझ आया कि कैसे हम 3 पॉइंट्स को दिखाते हैं और उनका क्या सीक्वेंस क्या होती है। तो इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको जैसे कोई पॉइंट P दिखाना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो पॉइंट P को ऐसे लिखना पड़ेगा 2 30 डिग्री 45 डिग्री। इसका मतलब 2 क्या दिखा रहा है, 2 मेरा रेडियस को बता रहा है, उस पॉइंट की ओरिजिन से रेडियस को बता रहा है, सेंटर को ओरिजिन मान लो ना, ठीक है। तो ओरिजिन से जो रेडियस है वो 2 है। ये क्या बता रहा है 30 डिग्री, ये बता रहा है थीटा को कि z के साथ कितना एंगल बना रहा है वो पॉइंट, z एक्सिस से कितना एंगल नीचे की तरफ, जो ग्रेट सर्कल है ना उस पर कितना आप नीचे चले हुए, थीटा कितना एंगल बना है, ये 30 डिग्री। और 45 डिग्री मतलब जो ग्रेट सर्कल है वो कौन से प्लेन पे है, वो x के साथ कितना एंगल बना रही है वो प्लेन, जो ग्रेट सर्कल है वो x के साथ कितने प्लेन को कितना एंगल बना रही है, जो ग्रेट सर्कल की जो प्लेन है वो x के साथ कितना एंगल बना रही है, वो है मेरा 45 डिग्री फाई। तो फाई तो सिलेंडर में भी ऐसे ही होता था, x के साथ जो एंगल होता था वही होता था फाई, तो वही है फाई यहां पे भी है, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आए पॉइंट का मीनिंग कि भाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर पॉइंट को दिखाएंगे तो कैसे हम लोग दिखाएंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तीनों डायरेक्शन यहां पे भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये भी सिस्टम कैसा बन गया, ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अब ये कई चीजों को आसान करेगा हमारी आगे चल के, देखते हैं किन चीजों को करेगा। बट पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, पॉइंट कन्वर्जन। आपको यह पता होना चाहिए कि कार्टेशियन से स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करें उसी पॉइंट को, और स्फेरिकल से कार्टेशियन कैसे आए। सिमिलरली स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल कैसे जाएं, तो पॉइंट कन्वर्जन करना है और उसके बाद फिर हम वेक्टर कन्वर्जन करेंगे। तो देखो दोनों चीज फिर से करनी पड़ेंगी, जो आपने सिलेंडर में पढ़ा था वही चीज अब हम क्या करेंगे, अब हम स्फीयर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट कन्वर्जन को, बाद में वेक्टर कन्वर्जन को सीखेंगे। पॉइंट कन्वर्जन,
पॉइंट कन्वर्जन। तो पॉइंट कन्वर्जन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जो सबसे मुश्किल है, स्फेरिकल टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू स्फेरिकल, दोनों ही देखेंगे। स्फेरिकल से कार्टेशियन एंड कार्टेशियन से स्फेरिकल, दोनों देखते हैं कि कैसे आपस में कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल टू कार्टेशियन देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दे रखा है P और आपको दे रखा है R, थीटा और फाई, उसके R, थीटा, फाई की वैल्यू दे रखी है। आपको बताना है उसका x क्या निकल के आएगा, y क्या निकल के आएगा। आपको कन्वर्ट करना है x, y, z में। आपको इसकी x की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू, z की वैल्यू। जैसे ये पॉइंट था ना, आप इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको क्या बताना पड़ा कि भाई कितना रेडियस चलो, कितने z एक्सिस के साथ एंगल पे चलो और कितने फाई पे चलो। ये तीन चीजें बतानी पड़ी ना आपको अपने दोस्त को कि भाई वो दोस्त यहां पे रुका हुआ था, पहले आपने बोला रेडियस चलो फाई एंगल पे, तो इधर की तरफ चल गया फाई एंगल पे। फिर आपने बोला कि z के साथ एंगल थीटा होना चाहिए, तो यहां पे आ गया, इस जगह पे आपने पहुंचा दिया। अब अगर इसी पॉइंट को कार्टेशियन में चलना होता तो आप चलते x में, फिर y में और फिर z में, तब भी आप वहीं पे पॉइंट पे पहुंच जाते। तो अब आपको उस पॉइंट के x, y, z कंपोनेंट बताने हैं कि x क्या आएगा, y क्या आएगा और z क्या आएगा। अब ये देखना है दोस्तों। अब ये कैसे देखें वो उसको जरा समझते हैं। तो उसके लिए अपने को अगेन मैं हेमिस्फीयर बना रहा हूं, थोड़ा विजुअल लेना पड़ेगा अपने को, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई कैप को मैं इस बार इधर दिखा रहा हूं, आप उधर भी दिखा सकते हो, ठीक है। जे कैप, के कैप, ये कार्टेशियन हो गया भाई, और यहां पे मैं हेमिस्फीयर को दिखा रहा हूं। ये मेरा जो है, ये मेरा हेमिस्फीयर है दोस्तों, ठीक है। ये मेरा कोई हेमिस्फीयर है और इस पे, इस हेमिस्फीयर पे ग्रेट सर्कल लाई कर रहा है। ये है मेरा ग्रेट सर्कल, ठीक है। ये मेरा ग्रेट सर्कल है, जिस ग्रेट सर्कल पे P पॉइंट लाई कर रहा है। ये मैंने अभी अभी आपको दिखाया तो था, एक ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो ये मेरा ग्रेट सर्कल है, ठीक है। और ये आपकी तरफ x है, इधर y है और इधर z है, और इस ग्रेट सर्कल पे P पॉइंट लाई कर रहा है। अब इस P पॉइंट का आपको पता है रेडियस क्या है। रेडियस आप यहां से मेजर करोगे, ये मेरी रेडियस, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से बना देता हूं भाई, ठीक है, सो दैट ये मिक्स ना हो, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, रेडियस मेरी ये है, ये r होगी, थीटा एंगल पे है भाई, और ये जो ग्रेट सर्कल है ये मेरा फाई एंगल बना रहा है। इसकी जो प्लेन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में ये ग्रेट सर्कल लाई कर रहा है, वो फाई एंगल बना रही है भाई, फाई एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ। अब जरा ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गलती करते हो इसमें, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आएगा ये इतना इजीली। जरा देखिए दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, मैंने एक ऐसे प्लेन ली, ठीक है, ऐसे प्लेन ली और मैंने इसको ऐसे रख दिया उसके ऊपर। अब ध्यान से सुनिएगा, जो रेडियस है इस पॉइंट की, वो तो इसके सेंटर से बाहर की तरफ आई है, वो तो ऐसे आई है तिरछी, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस पॉइंट की जो रेडियस थी उसको इस XY प्लेन में, ये जो मेरी प्लेन है ये XY प्लेन है ना, आपकी तरफ क्या है, आपकी तरफ x है, इधर y है, तो ये XY प्लेन हो गई। तो इस XY प्लेन में जो इसकी रेडियस है उसका प्रोजेक्शन लेना चाहता हूं, XY प्लेन में, इस प्लेन में परछाई बनाना चाहता हूं। तो अगर मैं इस प्लेन में परछाई बनाऊंगा तो सूरज की किरणें कैसे डालनी पड़ेंगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर किरण डालनी पड़ेगी। तो अगर परपेंडिकुलर किरणें डाल रहा हूं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर किरणें डाल रहा हूं, तो इसकी जो परछाई है वो यहां तक नहीं आएगी, वो घूम के थोड़ी ना आती है परछाई, कभी भी सर्कल में थोड़ी ना घूमती है परछाई, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे पड़ेगी। जरा देखो, यहां से आप आ जाओ और बिल्कुल स्ट्रेट आ जाओ, यहां तक बनेगी दोस्तों। ये जो लेंथ है ये इसकी परछाई बनेगी। आई डोंट नो आपको कितने लोगों को समझ आया ये। आप सोचिए कि मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में और यहां से सूरज की किरणें डाल रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल नीचे जाएगा, ये परपेंडिकुलर नीचे जाएगा, ऐसे घूम के थोड़े ना जाएगा कि सर्कल पे नीचे जा रहा है, ऐसे सर्कल पे घूम के थोड़े ना जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो लाइन है वो ऐसे तिरछी लाइन है, थीटा एंगल पे z के साथ। तो जब मैं सूरज की किरणें ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा, ये जो है ये मेरी परछाई बनेगी इसकी। और क्या आप इसका बता सकते हो कि ये क्या लेंथ आएगी, ये है मेरी r रेडियस, ये है मेरा थीटा, तो ये बनेगा r sin थीटा, क्योंकि अगर मैं इधर परछाई डालता इस एक्सिस के ऊपर तो ये जो लेंथ बनती, ये लेंथ बनती r cos थीटा, अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे परछाई डालता तो। बट मैं वर्टिकल पे तो नहीं डाल रहा हूं, मैं किस पे डाल रहा हूं बताओ, मैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डाल रहा हूं, तो r sin थीटा बन गया।
अब इसका टॉप व्यू देखिए, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा इस सर्कल का, नीचे वाले सर्कल का, तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे तो, मैं अगर इसका टॉप व्यू देखूंगा तो एक्स आप जो एक्स आपकी तरफ है वो नीचे चला जाएगा, वाई मेरा इधर ही रहेगा, जेड आपकी तरफ हो जाएगा। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा अब आपको, प्रोजेक्शन लेने के बाद, इसकी परछाई यहां पे बनाने के बाद, एक्स वाई प्लेन में बनाने के बाद, अगर मैं इसका टॉप व्यू लूं नीचे वाले सर्कल का, ऊपर से देखना शुरू करूं, तो ऊपर से देखना शुरू करूंगा तो मुझे ऐसा नजर आएगा। ये मेरी आर रेडियस है, ये नीचे वाले सर्कल की, और जो पॉइंट की जो परछाई है वो यहां पे बनी है दोस्तों। ये जो परछाई है ये फाई एंगल पे है ना, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल पे बनी। ये मेरा एक्स एक्सिस है भाई, ये मेरा वाई एक्सिस है, इससे फाई एंगल पे बनी है। और ये लेंथ मुझे पता है, ये लेंथ कितनी है बताओ, परछाई की लेंथ कितनी है बताओ, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा मेरी ये लेंथ बनी है, ये परछाई बन गई है, ठीक है। इस आर की हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो परछाई बनी है वो है आर साइन थीटा। अब इस आर साइन थीटा का इधर की तरफ लो प्रोजेक्शन, एक्स की तरफ, एक्स की तरफ लोगे तो ये लेंथ क्या बनेगी, ये एंगल मेरा फाई है भाई इधर वाला, तो आर साइन थीटा का ये वाला एक्स निकालोगे तो एक्स क्या बनेगा दोस्तों, एक्स बनेगा आर साइन थीटा कोस फाई, ये बन जाएगा एक्स। अब बताइए वाई क्या बनेगा, अगर मैं इसका ये वाला लेंथ निकालूं, वाई वाली लेंथ निकालूं, तो क्या बनेगा, आर साइन थीटा साइन फाई। इसका इधर की तरफ प्रोजेक्शन निकालो तो आर साइन थीटा तो पहले से ही है भाई, आर साइन थीटा तो पहले से है, साइन फाई और हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा साइन फाई। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, इस पॉइंट का ये जो लेंथ है इसका प्रोजेक्शन देख रहा हूं, एक्स में कितना है और वाई में कितना है। एक्स में आप कितना चले होगे और वाई में कितना चलोगे, इसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स में इतना चलना पड़ेगा, वाई में इतना चलना पड़ेगा, तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे, एक्स में इतना और वाई में इतना। फिर जेड में कितना चलना पड़ेगा, जेड भी निकाल लो, फिर जेड के लिए ये हाइट निकालनी पड़ेगी आपको, और ये हाइट क्या होगी, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन, इस आर का प्रोजेक्शन इस वर्टिकल एक्सिस पे निकालूंगा, जेड एक्सिस पे निकालूंगा, तो ये हाइट पता चल जाएगी मेरे को। बताओ भाई, जो ये आर था, सोचिए ये जो मेरा आर था, इस आर का अगर मैं इस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ले लूं तो उससे मुझे वर्टिकल हाइट पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। तो बताओ जरा वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या आएगा इसका, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लोगे तो इधर आर साइन थीटा है, तो इधर लोगे तो इसके साथ एंगल थीटा बन ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा। जो ये जो हाइट बनेगी, ये जो हाइट आएगी इसकी, वो है आर कोस थीटा, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। अब आई डोंट नो आपको कितना समझ आया, बट इसको एक बार रिवाइज करके देखिए, अगले लेक्चर में फिर से मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में फिर से देखेंगे, सो दैट आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट को कन्वर्जन लगाएंगे फिर, और फिर उल्टा भी देखेंगे, अगर x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, तो आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।